जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं उमेश गंभीर। आ, आज हम लोगों की चर्चा होनी गंभीर वार्ता में किसान और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर। चूंकि पिछले 2 दिनों से यह टल रहा था कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण। हालांकि हम जैसे लोगों को अस्वस्थ होने का अधिकार होता नहीं, परंतु प्राकृतिक चीजें हैं, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। अब हालांकि स्वामीनाथन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि कोई क्षेत्रीय न तो मुद्दा है, न प्रादेशिक मुद्दा है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और स्वतः सरकार के द्वारा बनाए गए आयोग के द्वारा यह बनाया गया। किसानों के हित में यह आयोग बना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और बहुत सकारात्मक रिपोर्ट आयोग के द्वारा शासन को सौंपी गई। परंतु दुखद है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक किसानों के हित में लागू नहीं हो सकी। रिपोर्ट में ऐसा क्या था और उसके लागू न होने का कारण क्या है, इस पर मैं कुछ आप लोगों से जितनी जानकारी मुझे है मोटी मोटी उतनी मैं आप सभी से बात करूंगा। और यह रिपोर्ट कितना हित में है। असल में जब यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट टर्म, या यूं कह लें कि एनडीए गवर्नमेंट के अंतिम टर्म और यूपीए के फर्स्ट टर्म की जब सरकार बनी, उस समय किसानों की हालांकि परिस्थितियां आज भी एज इट एज हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट से कुछ छुटपुट चीजें लेकर गवर्नमेंट किसान हित में कुछ काम करती हैं और सभी गवर्नमेंट इस बात का प्रयास करती हैं, या यूं कहूं तो बात करती हैं कि हम जो सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं वो किसानों के लिए कर रहे हैं। वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी भी जिले के प्रतिनिधि हों। और आश्चर्यजनक यह है कि गवर्नमेंट सर्वे में ही, ये किसी और के द्वारा कोई मीडिया सर्वे या कोई पब्लिक सर्वे के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट सर्वे में ही जो सबसे कम कार्य होता है वो किसानों के लिए होता है। एक उसका मुख्य कारण यह है कि 70% आबादी आज भी कृषि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर बिल्कुल अपना जीवन यापन करती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो ये आयोग बना, ये यूपीए गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में लगभग 2004 के आसपास में बना और इसकी जो अध्यक्षता की वो एमएस स्वामीनाथन, जो एक कृषि वैज्ञानिक देश के थे। एनडीए गवर्नमेंट में ये घोषणा हुई थी कि इनको नोबेल पुरस्कार भी इनको कृषि संबंधी कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए और उसकी घोषणा भी हुई। हालांकि यह है कि उस कार्य पर विचार किया गया परंतु स्वामीनाथन रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया। 2014 के मैनिफेस्टो में भी था। जब यूपीए गवर्नमेंट बनी 2004 में और उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हो रही किसानों की आत्महत्या को लेकर चिंता जाहिर की और उन्होंने एक आयोग बनाया कि इसकी रिसर्च की जाए और किस तरीके से इस पर कार्य किया जाता है। एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट ने जो आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें उन्होंने, जो कि कई चुनावी घोषणा पत्रों में भी, कई बड़े नेताओं के वक्तव्यों में भी यही बातें आपको मिल जाएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। उस रिपोर्ट को 2006 में स्वामीनाथन जी ने शासन को सौंप दिया और उस रिपोर्ट में जो मोटी मोटी बातें बताई, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। 13-14 लाख करोड़ उसके आसपास कर्ज था किसानों के ऊपर, जो कि अब कुछ बढ़ गया है 18-20 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि अब जितनी योजनाएं दी जाती हैं किसानों को उसमें लोन जो है वो भी एक सहजता से उपलब्धता होने लगी। हालांकि उसके भी मैंने नकारात्मक प्रभाव बताए थे क्या क्या है, परंतु फिर भी वो एक तरीके से नीति है और नीति बनती है तो उसके कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं। आत्महत्या का कारण पर जब स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कोई भी बोनस, कोई भी एक्स्ट्रा चीज देने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि उनकी लागत जो है, जो उनकी फसल की लागत है, उसको दिया जाना चाहिए। और उस फसल की लागत को जो उन्होंने बताया वो चीज आप हम लोगों के जितने भी, हालांकि मैं ये बात कर रहा हूं, एक केबिन में बैठकर बात कर रहा हूं और मुझको लगता है कि किसानों की बात किसी भी केबिन में, किसी भी
चेयर पर बैठकर नहीं की जा सकती, ना तो नीतियां बनाई जा सकती हैं। मैंने जितनी भी बातें की उसके लिए या तो मैं कार्य करता हूं या प्रयास करता हूं। मैं किसान संबंधी बात कर रहा हूं, आप जल्द से जल्द किसानों के मुद्दों के साथ मुझे सड़कों पर पाएंगे, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं ना कुछ कर पाने में सक्षम होता तो मैं बात भी नहीं करता। कुछ कर पाने का अर्थ ये नहीं कि मैं उनके लिए कोई योजनाएं लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन मैं उनकी बात कर सकता हूं। जो मैं सोशल मीडिया पर कर रहा हूं वो मैं सड़क से भी कर सकता हूं, और वो मैं करूंगा, मैं उसकी तैयारी में हूं। तो आप बहुत जल्द मुझे सड़कों पर पाएंगे, इसलिए मैं किसान संबंधी बात कर रहा हूं। तो जो भी भाई बंधु कमेंट करें वो ये ना कहें कि आप एसी केबिन में, हालांकि एसी मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं एसी केबिन बहुत पसंद करता हूं, एसी केबिन में नहीं बैठता हूं। कि आप बताएं कि हाँ आप एक जगह बोल देना आसान है, लेकिन उस पर बात करना या समाज में जाकर बात करना कठिन है। तो डेली रिपोर्टिंग के आधार पर जितनी मेरे पास जमीन है उस पर मैं प्रयास करता ही हूं। साथ ही साथ इन मुद्दों के साथ जो मेरे क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके साथ आप मुझे सड़कों पर पाएंगे। उसमें कितना मैं प्रभाव छोड़ पाऊंगा, कोई उसमें कार्य करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं चल पाऊंगा या नहीं। तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं प्रयास करूंगा। तो अब आते हैं उस बात पर कि रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया। रिपोर्ट में स्वामीनाथन जी ने मोटे मोटी बात बस इतनी बताई, हालांकि उसमें बहुत तथ्य हैं, विद रिसर्च है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं लगभग सभी जो कंटेंट में आप पाएंगे वो यही चीज पाएंगे। कंटेंट अर्थात सोशल मीडिया कंटेंट नहीं, जो राजनीतिक दलों या लोगों के प्रश्नों में आप पाएंगे वो। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट में यह कहा गया कि आप उनकी लागत का आकलन करिए और उस लागत का 1.5 गुना किसान को दे दीजिए, किसान समृद्ध हो जाएगा। उसके मैं ग्रामीण और शहरी जो प्रभाव है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब उसमें लागत में उन्होंने कहा कि जैसे किसान की जुताई, किसान का बीज, किसान का बुआई, यदि किसान अपने हाथ खेती खुद कर रहा है तो उसका लेबर, उसको जोड़ा जाए मनरेगा के रेट से कम मिनिमम 200 दिन का उसका लेबर जोड़ा जाए। अगर आप अपनी 2 एकड़ 3 एकड़ खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ खेती कर रहे हैं, तो आपको जो लेबर कॉस्ट है, जो बाहर मजदूरी की कॉस्ट है, वो आपको उसी जमीन का निर्धारण करके कि अगर 4 लेबर लगते हैं तो 4 के हिसाब से, 5 लगते हैं तो 5 के हिसाब से, 10 लगते हैं तो 10 के हिसाब से, 2 लगते हैं तो 2 के हिसाब से, 1 लगता तो उनका 200 दिन का कम से कम लेबर जोड़ा जाए, यदि वो खुद भी करते हैं तो उनका। उसके बाद सिंचाई का, उसके बाद फसल कटाई का, उसके बाद खाद, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, हालांकि एक ही चीज हो गई। और जो जमीन है किसान की यदि है, उसने ठेके पे ले रखी तब तो उसका ठेका हो गया। यदि उसकी खुद की जमीन है तो उसका ठेका जोड़ा जाना चाहिए। जैसे बिजनेस सेक्टर में जब कोई इंडस्ट्री देती है गवर्नमेंट कहीं भी किसी भी प्रदेश में, भले ही प्राइवेट इंडस्ट्री हो, तो बहुत न्यूनतम लागत में जमीन उपलब्ध कराती है, और जमीन उपलब्ध कराने का काम गवर्नमेंट खुद करती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है वो उसमें जो जमीन कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट है, वो इंक्लूड करती है, और वो लैंड सरकार से मांगती। यदि सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती, आप देखे भी होंगे कि बिहार में जमीन संबंधी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, और अन्य फैक्ट्रियों के लिए बताया भी गया कि बिहार में जमीन नहीं है। जमीन नहीं का मतलब वहां जमीन ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना जमीन कहीं आकाश में तो चली नहीं गई। जमीन जितना प्रदेश है उतनी तो जमीन होगी ही, खाली जमीन नहीं है जिसे गवर्नमेंट एक्वायर करे और किसी फैक्ट्री को दे। मिनिमम लागत में, कम से कम लागत में गवर्नमेंट, या कई जगह पर तो खुद सरकार की जमीन और गवर्नमेंट उसको फैक्ट्री के लिए दे देती है, 100 साल 200 साल इस तरीके से, और वो बहुत कम लागत। आप ये समझ लीजिए कि केवल एग्रीमेंट के लिए, वरना वो जीरो होती है। तो जब फैक्ट्रियों के लिए नियम हो तो किसानों की भी वो प्रॉपर्टी, जैसे कोई और छोटा ऑफिस बनाता है तो उसमें वो अपने उस ऑफिस की जो बिल्डिंग होती है, अगर उसका खुद का है तो जब वो उसमें मुनाफा निकालता है तो उस बिल्डिंग का किराया बाहर निकालता है, भले ही वो उसकी खुद की बिल्डिंग हो। ये बिजनेस रूल है कि अगर किसी आदमी की 2 दुकानें हैं, उसने दुकान कर रखी, तो उस अपने फायदे में से दुकान का किराया अलग करेगा कि भाई ये तो प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी दूसरे में करूंगा तो मुझे किराया देना पड़ेगा। तो किराया उसके फायदे में नहीं जुड़ता। ऐसे ही किसानों की भूमि जो है आप उनके फायदे में नहीं जोड़ सकते। उस भूमि का ठेका, निर्धारित ठेका, अब
सभी जगह का तो पता नहीं, हमारे क्षेत्र में तो लगभग 35,000 40,000 एकड़ तक का ठेका चल रहा है, 50,000 तक का। ये ठेका उस जमीन का रेट, जमीन की लागत में वार्षिक जोड़ा जाना चाहिए। वो ठेका जोड़कर और अन्य लागत जो है उन सभी को जोड़कर, जिसमें जुताई, बीज, लेबर, सिंचाई, कटाई, खाद, ठेका, ये जो मूल खर्च होते हैं खेती में, उनको जोड़कर उस पैदा हुई पैदावार फसल का जो रेट है, वो फसल कोई भी हो, जितनी एमएसपी पर है वो, जो नहीं उनको एमएसपी में लाकर उसका जो लागत है वो 1.5 गुना कर देना चाहिए। कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप 5,000 करिए, 10,000 करिए, कुछ नहीं। आप सर्वे कराइए, आप आकलन कराइए, उसके बाद फसल का जो लागत है उसको 1.5 गुना कर दीजिए। अगर किसी किसान के जमीन में वो 10 क्विंटल पैदा हो रही तो भी 1.5 गुना। उसको आपको ये नहीं करना कि इसके कम पैदा हुई तो इसको हमको बढ़ा के फिर 10 क्विंटल के मानक में लाना, फिर उसको 1.5 गुना देना ना। जितनी फसल है उस फसल का रेट आपको 1.5 गुना कर देना है। एकड़ के अनुरूप आप धान की फसल है, गेहूं की फसल है, गन्ने की फसल है, किसी क्षेत्रों में उसकी सब्जी की फसल है, जैसे आलू हमारे बाराबंकी साइड में काफी पर्याप्त मात्रा में पैदावार है उसकी। शाहजहांपुर जिले में सब्जियों की काफी पैदावार है, और उस पर भी मैं आऊंगा कि वहां पर पैदावार है, यहाँ क्यों नहीं, उसका कारण क्या है। तो उन फसलों का जो रेट है वो 1.5 गुना कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को उसको खरीदना चाहिए। उसको उसके बाद में वो कैसे सब्सिडी पे देते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे गरीब लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, यहां से जो किसान का फायदा होगा, जो किसान इसमें जो लागत आएगी, जो मैंने पहले बताया कि 15-20 लाख करोड़ के आसपास का जो ये किसानों के ऊपर कर्ज है, उसको ना माफ करके, कई राज्यों में किसान माफी जैसी भी योजनाएं आती हैं, लगभग हर चुनाव में आती है, उसको ना माफ करके आप इसमें इन्वेस्ट करिए। ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ये लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। कम से कम केंद्र की सरकार के लिए एक बार में कम से कम 5 सालों के लिए ही ये लक्ष्य रख सकते हैं, और 5 सालों में आप इस लक्ष्य को पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि बजट इधर उधर होगा, लेकिन जब आपको 70%, आपको यह भी ध्यान रखना कि आपके देश की 70% आबादी के लिए लाभकारी होगा, जो बूस्ट करेगी, इकोनॉमिकली बूस्ट करेगी। अब उसमें सिचुएशन ये आएगी, जो फायदे होंगे उसमें यह होगा कि किसान की इनकम बढ़ जाएगी। किसान की इनकम बढ़ जाएगी तो जो उनके बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगेंगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगेंगे तो वो रोजगार की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, या स्किल्ड रोजगार की तरफ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो मैक्सिमम अनस्किल्ड है, अकुशल है। तो हमारे पास मैन पावर तो है, लेकिन जब किसी स्किल्ड काम की जरूरत होती तो उस जगह पर हम लोगों को उस मानक के लेबर या कर्मचारी या टेक्नीशियन नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी समस्या। तो जब वो किसान की लागत बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। अच्छा एजुकेशन देंगे, स्किल आएगा। स्किल आएगा तो वो नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के ऊपर अधिक बोझ का कारण एक ये भी है कि जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लेता, उसके लिए मजबूरी हो जाती कि किसी तरीके से वो गवर्नमेंट नौकरी में जाए और वहां से नोच घसोट कर अपनी 2-3 पीढ़ियों के लिए कुछ व्यवस्था करे। आप इसका भ्रष्टाचार के रूप में आप देख ही रहे हैं कि जिन जिन विभागों में ऐसे लोग हैं, मैं कहता भी आया हूं कि अधिकतम जो भ्रष्टाचार है, अधिकतम जो किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को जो लोग कुचल रहे हैं, वो स्वयं किसान के बच्चे हैं। कभी भी आप उच्च अधिकारियों को इस तरीके की निम्नता करते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि मेरे मुंह से शब्द कोई दूसरा निकल रहा था, मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा, वो संसदीय भाषा नहीं है, लेकिन आप नहीं पाएंगे कि किसी गरीब आदमी को, किसी कमजोर आदमी को उसकी पत्नी के कुंडल बेच कर रिश्वत ले ले, उसकी पायल बेच कर रिश्वत ले ले। उनसे इस बात से, जो लोग ऐसा करते हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि वो अपनी बेटी की जेवर रख के ला रहा है, कि अपनी पत्नी के ला रहा है, कि अपनी मां के ला रहा है, लेकिन वो रिश्वत लेंगे। और रिश्वत का भी ईमानदारी की प्रमाणिकता यह है कि जब वो आदमी दे देता है, वो बेच बांच कर या गिरवी रख के 10% ब्याज पर लाकर, जो अभी सर्दी आएगी, सर्दी में भी जूते नहीं खरीदेगा, गर्मी के खरीदे हुए चप्पल ही पहनकर खेतों में जाएगा।
वो ला कर दे देता, और वो अधिकारी यदि उसका काम कर देता है तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता, और वो उस अधिकारी को ईमानदार बताता है कि कम से कम फला अधिकारी ने रिश्वत लेकर मेरा काम कर दिया। ये ईमानदारी का मानक हो चुका है भ्रष्टाचार में। अधिकतम तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि रिश्वत भी लेते हैं और कार्य नहीं होते। तो एक वो बोझ कम पड़ेगा, वो बोझ कम पड़ेगा जब फसलों की तरफ किसान लौटेगा, कृषि बढ़ेगी, तो जो लेबर का बोझ शहरों पर पड़ा है वो लेबर वापस रिटर्न होगी। वो लेबर जब उनको काम अपने क्षेत्र में मिलने लगेगा तो वो अपने क्षेत्र में बढ़ेंगे। ये मैं आपको फायदे बता रहा हूं कि एक दूसरे से चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। वो लेबर जो 15,000, 16,000, 20,000, 18,000, अधिकतम 18,000 मजदूरी में भी किसी भी बड़े से बड़े शहर में मजदूरी इससे ज्यादा नहीं कमाकर वो महीने के 7-8 हजार रुपए अपने घर भेजते हैं। अगर उनको घर का खर्च निकाल के वो 6,000, 8,000 भी गांव में बचा पाएंगे, मजदूरी उनको ऐसी मिलने लगेगी, क्योंकि लेबर महंगी होगी। यदि काम ज्यादा होगा, लेबर महंगी होगी, किसान की आय अगर बढ़ चुकी होगी तो लेबर महंगी अफोर्ड भी करेगा, वो महंगी लेबर लगाएगा भी। हमारे क्षेत्र में तो कम से कम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि लेबर अब बाहर निकल रहा है, आयातित हो गया, और ये शर्मिंदगी का विषय एक सब आ गया। तो मैं आपको ये विषय आ गया तो मैं इसमें बता दे रहा हूं कि हमारे क्षेत्र, हमारे जिले के लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय यह है कि हमारे जिले के लोग पूर्वांचल जैसे जिलों में मजदूरी के लिए जा रहे हैं। एक तरीके से इसको भी अघोषित पलायन कह सकते हैं आप, कि मजदूरी के लिए वो उन जिलों में जा रहे हैं जो स्वयं आप हमारे जिले से विकास में पिछड़े हैं। भाई, मैं जो भी आप विकास संबंधी व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करता हूं, लेकिन कई जिले ऐसे जहां हमारे यहां से लेबर जा रहे हैं, मजदूरी वहां पर महंगी है, जो हमारे जिले से भी या हमारे क्षेत्र से भी विकास में पिछले। अभी एक घटना बहराइच में हुई, जहां पर रास्ता न होने की वजह से लोग नाव से लखीमपुर जिले के बॉर्डर पर आते थे सामान लेने और अपने दैनिक उपयोग के सामान लेने, और लोग डूब कर मर गए। ईश्वर ने कई घरों के चिराग छीन लिए। वहां बड़ी अव्यवस्थाएं, हमारा पड़ोसी जिला है, हालांकि उनको गवर्नमेंट ने बड़ी राहत दी है, अब दिया गया उनको बाहर जो है निकाल कर बसाने की भी योजना बनाई। सोच कर देखिए कि कोई भी योजना बिना रक्त के नहीं होती, बिना खून लिए कोई भी योजना लागू नहीं की जाती। वो लोग वर्षों से इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको वहां से विस्थापित किया जाए, कहीं और बसाया जाए। अंततः वो घोषणा हुई, परंतु 8-9 जीवन लेकर। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, क्योंकि इधर मैं एक्टिव थोड़ा सा नहीं रहा सोशल मीडिया पर। यदि कुछ एक आध लोगों के हो जाए, क्योंकि मृत्यु जैसा संवेदनशील विषय है, मैं इसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो हमारे यहां से लेबर जाता, ऐसे ही पूरे ग्रामीण के लिए मैं बता रहा हूं, ये मैंने अपने पर्टिकुलर अपने क्षेत्र की बात कर दी, परंतु पूरे ग्रामीण इलाके का लेबर वापस आएगा। लेबर वापस आएगा, शहरों में लेबर कम पड़ेंगे। शहरों में जो कार्य करते हैं लोग, उनका शहरों में लेबर, फैक्ट्रियां लाने का कोई कल्चर बहुत बड़ा नहीं होता। शहरों में लेबर कम पड़ जाएगा, और शहरों में लेबर कम पड़ जाएगा तो दो चीजें होंगी। या तो जो लेबर वहां जाएगा उसकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, और अगर ये समस्या बनी तो जो वहां की फैक्ट्रियां हैं, मैं कंपनियां नहीं बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, जो प्रोडक्शन फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि कंपनी शहरी इलाके के आसपास ही चलाई जा सकती है, फैक्ट्री किसी भी इलाके में चलाई जा सकती है यदि उसको 2-3 चीजें मूलभूत मिल जाए। तो पानी, बिजली और सड़क। चौथी सुरक्षा। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पर हमारे प्रदेश गवर्नमेंट में कम से कम व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, भले ही कुछ ऊपर नीचे चीजें हैं, लेकिन जो प्रदेश नेतृत्व है उसमें सुरक्षा में ढील नहीं दिए हुए है, क्योंकि जो लोकल नेतृत्व है उसकी पीठ थपथपाई की वजह से असुरक्षित है लोग, और वो भी सामान्य लोग असुरक्षित होते हैं। असुरक्षित भी नहीं होते, उनका शोषण होता है गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा। मैं पहले भी बोलता आया हूं इस बात पर, तो वो अलग चीजें। सड़कों की व्यवस्था सरकार ने दुरुस्त की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीजें कम हुई अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त की है। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की है, लेकिन जब कोई फैक्ट्री आती है तो उसके लिए अलग से पावर प्लांट लगता है, जो कि जब आप फैक्ट्री लाएंगे तो अलग हर्ष का विषय होगा, उल्लास होगा भीतर आपके, तो आप उसकी व्यवस्था भी कर ले जाएंगे। जल की व्यवस्था भी प्रदेश में ऐसी कहीं समस्या कुछ जिलों को छोड़कर नहीं है। जमीन की समस्या हमारे प्रदेश में कम से कम नहीं। तो जब ये चीजें होती हैं तो ये होगा कि फैक्ट्रियां ग्रामीण अंचल में भागती हैं।
जब वापस वो ग्रामीण इलाके में चलेंगी, तो जो रोजगार आपको शहरों में मिल रहा था वही रोजगार आपको गांव में भी मिलने लगेगा। उसका कारण एक ये है कि जब किसान नहीं भागेगा, किसान का बच्चा नहीं भागेगा, उसकी आय बढ़ेगी, तभी सभी रिसोर्सेस अपना बढ़ाएंगे और स्वतः बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट प्रयास करे या ना करे, किसी भी इंडस्ट्रियल जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए जरूरी है कि उनकी इंडस्ट्री चलती रहे। और यदि वो नहीं, किसी जगह पर लेबर इतना कॉस्ट पड़ रहा है, वो नहीं वहां पर संचालित कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात, हमको प्रोडक्शन करना है, किसी को कपड़े का प्रोडक्शन करना है, तो उसको सिर्फ सेल करने के लिए शहर को भेजना पड़ेगा। वो किसी भी ग्रामीण एरिया में कर सकता है। किसी को कोई भी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना है, वो किसी भी ग्रामीण इलाके में कर सकता है, यदि इतनी व्यवस्थाएं उसको मिल जाए। उस आपको फैक्ट्री मिलने लगेंगी बड़ी आसानी से। जहां पर बड़े शहरों से जुड़ती हुई सड़कें मिल जाती, वहां पर आपको फैक्ट्री मिलेगी। हमारे आसपास के जिलों में, शाहजहांपुर में आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मिलेंगी। क्या कारण है उसका? वहां कोई सोना नहीं निकला है। वहां की कई व्यवस्थाएं हम लोगों से खराब, हमारे जिले से खराब है। बस ये है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है दिल्ली हाईवे को, बड़े महानगरों को, लखनऊ, दिल्ली, बरेली, तो इन महानगरों को कनेक्ट करता है। कानपुर, कानपुर का तो एक तरीके से पड़ोसी जिला हो जाता है। शाहजहांपुर में व्यवस्थाएं, फैक्ट्रियां हैं, लखीमपुर जिले में नहीं आ रही, ऐसा क्या कारण? उससे ज्यादा सीतापुर में है। बहराइच में नहीं आ रही, उसका क्या कारण है? आप बलरामपुर की तरफ बढ़ेंगे, वहां नहीं आपको मिलेंगे, उसके और आगे चले जाएंगे, वहां आपको नहीं मिलेंगी, फिर जाकर आपको गोरखपुर में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, वो भी बहुत प्रयास के बाद वहां कुछ गई हैं। तो आप ये चीजें देखिए कि एक तो ये व्यवस्था हो जाएगी कि किसानों की आय जैसे ही बढ़ेगी, और जो आय बढ़ेगी वो देश से बाहर तो नहीं चली जाएगी, वो इकोनॉमी में ही बढ़ेगी। हमारे जिले के आसपास के जिलों में सबसे बड़ी समस्या विदेशों में जाने की एक समस्या है। उसका कारण, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को वर्षों के लिए भेज दे किसी दूसरे देश में मजदूरी करने के लिए, और वो सालों तक अपने बच्चे, अपने जिगर के कलेजे को ना देख पाए, अपने जिगर को ना देख पाए, तो कोई शौक में तो नहीं करता होगा, कुछ तो मजबूरियां हैं, क्योंकि वैसा रोजगार यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वहां पर वो मजदूरी ही करेंगे, वहां पर जाकर विदेश मंत्रालय नहीं संभालेंगे, परंतु उनकी आय बढ़ेगी और वो जाते मजबूर है। यदि किसान की आय बढ़ जाएगी तो लेबर की आय बढ़ जाएगी, लेबर की आय बढ़ जाएगी तो इंडस्ट्री भी, लेबर वापस आएगा, मोटी मोटी चीजें, इंडस्ट्री भी वापस आ जाएगी। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने यही कहा कि आप लागत का आकलन करिए, उसका 1.5 गुना दे दीजिए। किसान स्वतः सक्षम है, और कई प्रदेशों के किसान सक्षम है। पंजाब जैसे राज्य में आप देखिए, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त है, वहां का किसान सक्षम है। ऐसा तो नहीं कि वहां पर जमीन कहीं अलग से आई, नहीं आई, क्योंकि वहां पर वो अधिकतम चीजों का एमएसपी लेते हैं, वाजिब दामों में वो अपनी फसल को बोते हैं, फसल संबंधी व्यवस्थाओं में वो कंप्रोमाइज नहीं करते। वहां चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं। हालांकि जब कोई केंद्रीय योजना लागू होती तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा, महाराष्ट्र को भी मिलेगा। हमारे यहाँ के किसानों ने अपने लिए प्रयास किया, लेकिन कुछ सफल है, कुछ असफल है। हर साल आगे पीछे बढ़ने की व्यवस्था है। जो नई फसल आए उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को, यदि तुरंत में नहीं होती प्राइवेट सेक्टर से, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट की अच्छी योजना, ये मैं प्रदेश में आ जाता हूं। उसी तरीके से हर जिले ही नहीं, हर तहसील में या कम से कम जिले में 2-3 प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि अनुसंधान केंद्र, जहां पर अच्छे बीज तैयार किए हुए किसानों को आसानी से प्राप्त हो। कितने हैं, किन किन जिलों में है, आप उसका पता लगवाइए, कितने किसानों को प्राप्त हो जाते हैं। किसान किस कृषि वैज्ञानिक से या ऐसे किसी स्पेशलिस्ट से अपनी फसल के बारे में मशवरा लेता है? वो जाता है बेचारा पेस्टिसाइड की दुकान पर, पेस्टिसाइड की दुकान पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, मैं किसी की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, अपमान नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उसने कभी खेत जमीन नहीं देखी, वो उसका एक जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट को पढ़कर वो
किसानों को बता देता कि जाइए इतनी दवा डाल दीजिए खेत में, किसान डालता है मजबूर, क्योंकि उसको भी जानकारी नहीं। उसके लिए हर जिले के पास कृषि अनुसंधान केंद्र होना ही चाहिए, और ना सिर्फ होना चाहिए, उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, चलना चाहिए। उसी कृषि अनुसंधान केंद्र के आसपास आप प्रोसेसिंग प्लांट लगवा सकते हैं, जहां पर किसानों की जितनी फसलें हैं, जितनी आप उसमें धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, उनको आप प्रोसेस करके, प्रोसेस का अर्थ यह है कि आप उसका बाई प्रोडक्ट मेंटेन करके मार्केट में उतार सकते हैं। जैसे कि केला है, केले की फसल के लिए चिप्स प्लांट आप बड़ी आसानी से लगवा सकते हैं, और केले का चिप्स की जो मार्केट वैल्यू और मार्केट में डिमांड है बहुत हाई, परंतु किसानों को उसका वाजिब दाम नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि प्रोसेसिंग प्लांट नहीं। प्रोसेसिंग प्लांट आपको नोएडा, दिल्ली, बरेली, या इसके बाद में आपको रामपुर उधर मिलेगा, आपको यहाँ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, मुंबई, वहां आपको मिलेगी। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट का मोटा मोटी जो एक आकलन था उनका, सिर्फ सीधी सीधी बात इतनी थी कि किसानों की लागत का आकलन और उसके बाद उसका 1.5 गुना रेट किसानों को मिल जाना चाहिए। किसान स्वतः सक्षम हो जाएगा, और किसान सक्षम होगा तो सरकार पर से 70% ही जिम्मेदारी कम पड़ जाएगी। क्यों? अधिकतम किसान वैसे हैं, किसान भी जो स्वतः कुछ खेती है उनके पास, परंतु उनकी निर्भरता राशन कार्ड पर है। जो गवर्नमेंट चाहे जितने रेट में खरीदती हो, उसको खरीद कर उसको मुफ्त में राशन देना ही पड़ता है, मजबूरी है, भार सरकार पर आता है। इस तरीके की योजनाओं को छोटा करके, समाप्त करके मैं नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट लिस्टेड करके, क्योंकि जो शहरी गरीब होगा वो तुरंत अमीर नहीं हो जाएगा, जो ग्रामीण गरीब होगा वो तुरंत अमीर नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे इनको छोटा करके और किसानों की आय बढ़ाकर, किसानों की आय बढ़ेगी तो जो गरीब मजदूर हैं उनकी भी आय बढ़नी तय है। जिस वर्ष जहां पर नई फसलें होती हैं, सब्जी की फसल होती है, केले की फसल होती है, अन्य फलों की फसल होती है, अमरूद की फसल होती है, कानपुर के साइड में, वहां जब रेट उसका अच्छा होता है तो वहां के लेबर की इनकम बहुत बढ़ जाती है। एक एक लेबर एक दिन में 1,000-1,500 रुपए तक अपनी आमदनी कर लेता है। तो वो कैसे कर लेता? क्योंकि जब किसान की लागत आय बढ़ेगी तभी किसान किसी लेबर को दे पाएगा। अन्यथा वो प्रयास करता है कि खुद अपना शरीर किसी तरीके से उसमें लगा के कुछ जो कुछ निकल आए, वो लेबर कहां से लगा लेगा? और लेबर वो जो, अगर अच्छी इनकम होने लगेगी तो लेबर आयतित नहीं होगा, वो विस्थापित नहीं होगा, लेबर जो है पलायन नहीं करेगा, वो बड़े बड़े, मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े प्रदेशों में नहीं जाएगा। और यदि नहीं जाएगा तो वहां की इंडस्ट्री पे ये दबाव बढ़ेगा, उनका लेबर कम पड़ेगा, तो इंडस्ट्रीज जो शिफ्ट हो सकती हैं, और लगभग जो मैंने बताया कि प्रोडक्शन संबंधी जितनी इंडस्ट्री हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं। उनके छोटे यूनिट वो बाय यूनिट लगा सकते हैं, सिर्फ लेबर कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो लेबर का ही होता है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो भी लेबर की होती है। यदि वो इंडस्ट्री के लिए लेबर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो वो स्वतः अप्रोच करेंगे कि वो गांव की तरफ चले। जो इंडस्ट्रियां किसानों को, बच्चों को अपनी तरफ, शहरों की तरफ बुला रही, वही किसानों के बच्चे उन इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ बुला सकते हैं। लेकिन उसके लिए इन चीजों पर काम होना चाहिए। हालांकि स्वामीनाथन रिपोर्ट किसी एक जनप्रतिनिधि, किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि यूपीए सरकार में आई यह रिपोर्ट, यूपीए सरकार ने अपने लगभग 10 साल के कार्यकाल तक होल्ड रखी और वो लागू नहीं कर सके। इस रिपोर्ट का दावा करके जब एनडीए सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने भी इस पर लागू करने का वायदा किया, परंतु लागू नहीं कर सके। एक तो मूल कारण यह है कि जो भी व्यक्ति सक्षम होगा उसकी जुबान चलेगी, ये एक समस्या है, वो तर्क करने लगता है। जिस व्यक्ति का पेट भरा होता है वो तर्क करने लगता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में तर्कशील व्यक्ति सरकारों के लिए या प्रतिनिधियों के लिए खतरा होते हैं। किसी भी, या तो राष्ट्र लोकतांत्रिक ना हो, वहां पर जो सत्ता हो वो दूसरे देशों, चाइना, रसिया जैसी सत्ता हो, फिर सरकारों को खतरा नहीं होता। यदि लोकतांत्रिक सरकार है और वहां का
बड़ी आबादी, क्योंकि किसान बड़ी आबादी 70% आबादी, और वो तर्कशील होता चला गया, तो सरकारें नहीं चल पाएंगी। वो सरकारें जो 5-5, 10-10 टर्म चलती हैं, जो 8-8, 6-6 टर्म चलती हैं, अनावश्यक मुद्दों पर चलती हैं, वो सरकारें नहीं चल पाएंगी। बेसिक कारण इसमें इकोनॉमी नहीं है, बेसिक, क्योंकि हम लोगों का दिमाग इतना बड़ा नहीं होगा। मैं इस पे बहुत नहीं बोल सकता हूं, बहुत, मैं अर्थशास्त्री भी नहीं, तो मैं बहुत अर्थ पर नहीं बोलता हूं। जितनी मेरी सीमाएं, जितनी मेरी जानकारी में, उतना बोलता हूं। लेकिन सैकड़ों आईएएस सलाहकार होते हैं सरकारों के, और वो बताते हैं कि यदि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे, यदि आप पढ़ेंगे भी शुरुआत से, आप किसी भी जन नेता को प्रारंभिक दौर से पढ़ें आप 1858 से, तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी कमजोर वर्ग का व्यक्ति, उसके पेट में रोटी आएगी, उसका बच्चा शिक्षित होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तर्क करने लगेगा, वो अपने अधिकारों को बढ़ाएगा, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीजों की तरफ बढ़ने लगेगा। वो समृद्ध होने के बावजूद भी क्वेश्चन करेगा। ऐसा नहीं है कि जहां पर जो देश बहुत सक्षम है, यूएसए जैसे देश, वहां पर क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। वहां पर क्वेश्चन है, वहां पर भी मुद्दे हैं, क्योंकि वो इतना सक्षम होने के बाद भी उनके मुद्दे अलग हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं उनके मुद्दे नहीं रह जाते। उनके मुद्दे उस स्तर के हैं, हमारे मुद्दे हमारे जैसे स्तर के। आप देख ही रहे हैं राजनीति में कैसे मुद्दे। तो इसलिए भी सरकारों ने इसको लागू नहीं किया। मेरा मानना यह है कि यदि कोई सरकार चाहे, हालांकि पिछले 2 टर्म में जो बड़े फैसले लिए गए, आर्थिक रूप के बड़े फैसले नहीं, लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन के जो बड़े फैसले लिए गए, सरकार चाहती तो लागू कर सकती थी। आर्थिक रूप से कुछ व्यवस्थाएं ऊपर नीचे होती निसंदेह, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ दिखानी थी, वो नहीं दिखा मिलती। उसकी समस्या जरूर आती, क्योंकि जब आप इस तरीके की कोई बड़ी योजना लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट से निकाल के शिफ्ट करना पड़ता है, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ता है। लेकिन यही जीडीपी जो आज हो सकता है किसी सरकार के लिए नुकसानदायक साबित होती, वो 10 साल के बाद इसी देश को वो जीडीपी जो आज आपको 0.1%, 0.5%, 0.10%, 50% या 1% तक भी जाती, वो डायरेक्ट 2% तक बूस्ट कर जाती, 3% बूस्ट कर जाती, 4% बूस्ट कर जाती। परंतु दुखद है कि किसानों के लिए अब किसान संबंधित प्रकरण में क्षेत्रीय मुद्दों के साथ में मैं कल आपसे पुनः मुलाकात करूंगा, पुनः आपसे बात होगी। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं महेश गंभीर।